गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। आज हम हिंदी मीडियम के संबंधित छात्रों के लिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव प्रक्रम पर आधारित, जो कि बोर्ड में आने वाले इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसी क्रम में देखते हैं। फर्स्ट कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कहाँ से आती है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस H2O जल के वियोजन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है ना, आपकी जो निकलती है ऑक्सीजन गैस, वो जल के वियोजन से निकलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल के वियोजन। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया हम जानते हैं कि कोशिकाओं में एक हरित लवक होता है, तो उस हरित लवक में दो भाग होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है ग्राना। तो किस भाग में होती है क्वेश्चन कर रहा है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक के ग्राना में। कैसा होता है भाई? तो ये हरित लवक होता है, ठीक है ना, और इसमें ये सिक्के की ढेर की तरह संरचना होती है, इसी को हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। तो इसी में जो है कि आपकी प्रकाश अभिक्रिया होती है, किसमें? ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया किसी होती है? ग्रेना में। ये ग्रेना है और इधर होता है स्ट्रोमा, तो किसमें होगी? ग्रेना में होगी। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है हरित लवक में स्ट्रोमा में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो स्ट्रोमा में, ग्रेना में नहीं। अब इस पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो कह रहा है कि स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? प्रकाशीय अभिक्रिया हम जानते हैं कि ग्रेना में होती है, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होगी? स्ट्रोमा में होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है कि ऑप्शन होगा स्ट्रोमा, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होगी? अप्रकाशीय। प्रकाशीय होगी ग्रेना में और अप्रकाशीय किसमें होगी? स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में बनते हैं। अब ग्रेना में क्या बनते हैं भाई? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरित लवक के ग्रेना में दो मुख्य कंपाउंड बनते हैं, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADP, ठीक है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है कि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। कह रहे पादपों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है? तो वायुमंडल में भाई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी जो कि इस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना, जो कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करती है। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों के द्वारा पादपों में होती है, जो वायुमंडल के वायु प्रदूषण को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है? कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलता है। यह क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी में जो है कि विखंडन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है।
आपके माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या चाहिए भाई? स्वपोषण जो पौधे करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो स्वपोषी पौधे मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। मतलब कि ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट कर रहा है आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। जो हमारा आहार नाल होता है, ठीक है ना, इस आहार नाल में ये सी के आकार की जो संरचना होती है ये क्या होती है? इस सी के आकार की संरचना को क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहेंगे? ग्रहणी। बहुत सारे अंग दिए होंगे, ठीक, ये अमाशय, ये मुख गुहा, ठीक है ना, तो लीवर, लेकिन कौन सा होगा? ग्रहणी। हमारे आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है, वो ग्रहणी होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य में जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। याद रखिए कितना होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है ग्रास नली की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी है? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितनी? 3 जोड़ी। अब कह रहा है कृमि रूपी परिशेषिका कहाँ पाई जाती है? कृमि रूपी परिशेषिका आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है भाई? तो कृमि रूपी परिशेषिका आहार नाल के जो ये बड़ी आंत है, ये यहाँ पर कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी? तो बड़ी आंत की, ये बड़ी आंत है कोलन में। कहाँ पर? कोलन में। बड़ी आंत की कोलन में कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांत को हम दूध के दांत कहते हैं। तो जो बच्चे छोटे रहते हैं उनमें दूध के दांत पाए जाते हैं, जो कि कुछ दिन के बाद गिर जाते हैं, फिर अस्थायी दांत आते हैं। तो कह रहा है कि जब बच्चे रहते हैं तो उनमें दूध के दांत की संख्या कितनी होती है भाई? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। याद रखिए कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंत की संख्या होती है। चवर्णक, रदनक, गृंतक, प्रीमोलर, मोलर। तो चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। मनुष्य में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। ग्रास नली जो हम यहाँ निकलते हैं तो कार्टिलेज की बनी हुई पत्ती की तरह लटकी हुई संरचना को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ग्रास नली में पत्ती की तरह लटकी हुई संरचना को कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? ये जो हमारा यकृत है वो किस चीज़ का श्रावण करता है? तो यकृत में ये पीत रस का श्रावण करता है, जो हमारे पित्ताशय में आकर के क्या हो जाता है? एकत्रित होता है। तो यकृत किस चीज़ का श्रावण करता है? यकृत पीत रस का श्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आहार नाल में पेशीय संकुचन को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आहार नाल में जो पेशियों से संकुचन होता है उसको क्या कहते हैं? तो आहार नाल में पेशीय संकुचन को कहते हैं क्रमाकुंचन। आहार नाल में पेशीय संकुचन को क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
जठर रस स्रावित होता है। अब आहार नाल की किस भाग में जठर रस का स्रावण होता है? तो आहार नाल में हमारा जो अमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है और इसी में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ठीक है ना। और इसी में जठर रस का स्रावण होता है। कहाँ पर? अमाशय में। तो जठर रस का स्रावण कहाँ होता है? तो जठर रस का स्रावण अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है और उसी से जठर रस का स्रावण होता है। कहाँ से? तो अमाशय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। स्ट्रेप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर करता है, प्रोटीन पर करता है। तो जो है कि स्ट्रेप्सिन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। किस पर करता है? तो स्ट्रेप्सिन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। किस पर? वसा पर क्रिया करता है। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन का जोड़ा है बी और सी। बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये जोड़े हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। कौन? बी और सी। निम्नलिखित में जल में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी किस स्रोत से मिलती है? अच्छा स्रोत क्या है भाई? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल, इसे मीन्स संतरा। संतरा जो है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। किस कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है? मनुष्य के लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि मंड को कार्बोहाइड्रेट में पचाता है, कन्वर्ट करता है। तो हमारे लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि मंड को, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, में बदल देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस क्रिया में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और कोशिकाओं तक ले जाता है लंग्स से, फेफड़े से। मतलब कि किस क्रिया में भाई? तो हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि एडीपी और एटीपी बनता है। तो ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की सिक्का एटीपी को कहते हैं ऊर्जा की सिक्का। ऊर्जा की मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है। देखिए श्वसन में दो क्रियाएं होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस होती है और एक क्रेब्स चक्र होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हम क्या करेंगे भाई? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी बनते हैं भाई? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी बनते हैं। कितने? 2 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मनुष्य का जो ये हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं भाई? तो मनुष्य के हृदय में, जैसे कि हम इसका सचित्र वर्णन में बताए थे कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है?
पल्मोनरी शिरा कहाँ से रुधिर लाती है और किस प्रकार का रुधिर लाती है? तो बाएं अलिंद में खुलती है। पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है? बाएं अलिंद में। पल्मोनरी शिरा इस बाएं अलिंद में खुलती है और दोनों फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाती है। तो पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है? बाएं अलिंद में खुलती है और दोनों फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाती है। कौन? पल्मोनरी शिरा। अगला कह रहा है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है भाई? तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से आता है। बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? तो बाएं अलिंद में आता है। किस में आएगा? बाएं अलिंद में। ये दाएं में अशुद्ध आता है शरीर के सभी भागों से, दाएं में। और फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर होगा वो कहाँ, किस में आएगा? दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। कौन ले जाता है? महाधमनी। हृदय से जो शुद्ध रुधिर आ जाता है बाएं अलिंद और बाएं नीले से होते हुए महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को पहुंचाया। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? अभी बताए हैं पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। करेक्ट। कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है भाई? तो पल्मोनरी, केवल पल्मोनरी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है और वह फेफड़ों से, दोनों फेफड़ों से रुधिर को लाती है और दाएं अलिंद में डाल देती है। कौन? पल्मोनरी शिरा। कह रहा है कि रुधिर में कितने समूह होते हैं? तो रुधिर में 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। कौन कौन? तो ए बी और ओ। तो ये रुधिर के 4 समूह होते हैं। कह रहा है कि रक्त लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? रक्त का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? तो हेमा। हेमा एक लौह यौगिक है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हेमा के कारण। हेमा नामक पदार्थ है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है भाई? तो लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती है। क्लियर। अगला कह रहा है कि पौधों में पत्ती तक जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पत्ती तक जल और खनिज लवण का जो है कि स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम तो भोजन का संवहन करता है, जाइलम है जो कि पौधों में जल और लवण का संवहन पत्तियों तक करता है। कौन है? तो जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो किस लिए भाई? तो पादप में जाइलम जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? जाइलम। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। किस रूप में? फ्लोएम जो भोजन को पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित करता है, तो किस रूप में करता है? तो फ्लोएम सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम भोजन को पौधों के सभी भागों में स्थानांतरण करता है, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। कौन करता है भाई? तो फ्लोएम करता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण, उत्सर्जन। तो त्वचा हमारा लैंगिक लक्षण का कार्य नहीं करता है, नहीं तो सब करता है। तो लैंगिक लक्षण का कार्य जो है कि त्वचा का नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में दुग्ध स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती है। कौन सी ग्रंथियां जो है कि दुग्ध ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है? तो जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली तेल ग्रंथियां हैं वही दुग्ध ग्रंथियों में
रूपांतरित हो जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ? तेल ग्रंथियाँ ही जो है कि दुग्ध ग्रंथियों में क्या होती है? रूपांतरित हो जाती है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदला जाता है। तो शरीर के किस भाग में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत में। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है। वृक्क किस तंत्र का भाग है भाई? श्वसन तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है? नहीं, वृक्क हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है ना। कह रहे कि बोमन संपुट पाया जाता है कहाँ पर? तो बोमन संपुट आपका पाया जाता है किस भाग में भाई? तो वृक्क नलिका में। आगे हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। वृक्क नलिका में बोमन संपुट ऐसी संरचना होती है जो है कि, और इसी में जो है कि वृक्क नलिका का ये संरचना है। इसी में जो है कि बोमन संपुट पाया जाता है किसमें? तो वृक्क नलिका में। बोमन संपुट कहाँ पाया जाता है? वृक्क नलिका में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन है। कोशिकीय प्रकरणों में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिकीय प्रकरणों में ऊर्जा की मुद्रा ATP, जैसे कि हम बताए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की मुद्रा है। कह रहा है कि पित्त रस का श्रावण कहाँ होता है भाई? तो पित्त रस का श्रावण कहाँ पर होता है? तो यकृत में। पित्त रस का श्रावण कहाँ होता है? यकृत में पित्त रस का श्रावण होता है। केवल जल में घुलनशील है कौन सी विटामिन? सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ATP और NADP का निर्माण ग्रेना में होता है, क्लोरोप्लास्ट के। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं विषाणु। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। द्वार कोशिका पाई जाती है। द्वार कोशिका कहाँ पर पाई जाती है भाई? तो द्वार कोशिका हमारे रंध्रों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो हमारे रंध्रों में द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका हमारे रंध्रों में पाई जाती है। ये हो गया हमारा जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 60 क्वेश्चन और इजी डायग्राम वाले जो है कि टॉपिक का जो है कि चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।